महादेव। जल्दी से जल्दी करो। कहाँ रह गए सभी लोग? कहाँ गए सभी? राधे राधे। चलिए, कल जो क्लास हुई थी हम लोगों की, और उस क्लास में हम लोगों ने जाना था भारत के बारे में, और उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी केवल इतिहास को लेकर। ठीक है ना? हम लोगों ने जो कल चर्चा की थी, वो इतिहास को लेकर के की थी कि इतिहास क्या है। गुड इवनिंग। और आज हम जो लोग बात करेंगे, तो भारत के नामकरण को लेकर के करेंगे। सबसे पहले कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है ना? भारत का नामकरण कैसे हुआ। चलिए, टॉपिक डालिए आगे। भारत का नामकरण, राधे राधे सभी को। भारत का नामकरण किस तरीके से हुआ, निकालिए जल्दी से।
का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ? ठीक है, डालिए। भारत का नामकरण। देखो, आप लोग जानते हो कि जो भारत का नामकरण है, ऋग्वैदिक काल के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पर हुआ। क्योंकि पूर्व में देखोगे तो इसे आर्यों की भूमि होने के कारण हम लोग इसको आर्यावर्त कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में देखोगे तो भारत को जम्बूद्वीप नाम से पुकारा गया है। यूनानियों ने देखोगे तो इसको इंडिया कहा है। वहीं मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे हिंदू या फिर हिंदुस्तान नाम देकर के पुकारा। लेकिन हमारे महाकाव्य, पुराण, इनमें देखोगे तो इसे भारतवर्ष या फिर भारत का देश कहा गया। सिंधु नदी, भाई सिंधु नदी जो थी उसके कारण देखोगे तो उसका नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। क्योंकि इंडिया शब्द जो है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे हम लोग सिंधु संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। और भारतवर्ष नाम सबसे पहले पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी उसमें देखने को मिला। हालांकि भारत का जो नामकरण है, भारत देश का जो नामकरण है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन हुआ करते थे भरत, उनके नाम पर किया गया। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग देखोगे तो पौरव वंश के जो राजा हुआ करते थे, दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला था, उनके जो पुत्र हुए भरत, उनके नाम पर दिया गया। विष्णु पुराण में देखोगे तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो भारत की संतति थी, जो भारत की प्रजाति थी, वो निवास करती थी। हालांकि भगवत पुराण में देश को जो है अजनाब वर्ष के नाम से जाना गया। वहीं हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि भरतों का देश है, यानी कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। और भारत का सबसे पहले उल्लेख हाथी गुफाभिलेख में देखने को मिलता है। और हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख देखोगे तो सबसे पहले 262 का जो था उसमें भी देख आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखेंगे तो है। अनुच्छेद 1 में देखोगे भारत अर्थात इंडिया यानी कि राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट। के अलग अलग तरीके से भारत का नामकरण हुआ। यानी कि यहाँ आप लोग लिखें कि जैसे भारत नाम, भारत नाम जो है यानी कि नाम के एक प्राचीन शासक से प्रचलित हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र की आधारभूत एकता की परिकल्पना की थी। क्योंकि ऋग्वेद में इन्हें आर्यों को या आर्यों की एक शक्तिशाली यानी कि ट्राइब का मुखिया बताया गया था। किसको? भरत कबीले को, भरत जन के कबीले को। क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में देखोगे तो इनके राज्याभिषेक, विजय अभियान, अश्वमेध यज्ञ, इन सब का उल्लेख मिलता है। क्योंकि भगवत पुराण में अधिराट, अधिराट कहते हैं विराट पुरुष को, ठीक है। और सम्राट के जो अलंकरण होते हैं, जो उपाधियां होती हैं, उनसे विभूषित किया गया। जिन्होंने किरात, पौंड्र यानी कि जो अनार्य प्रजातियां थी, इनके आर्यीकरण में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वायु पुराण में देखोगे इस नाम को जो है, वायु पुराण में देखोगे, वायु पुराण में, तो वायु पुराण में हम लोग कह सकते हैं कि दुष्यंत के पुत्र, के पुत्र
का उल्लेख किया गया है, क्योंकि दुष्यंत पुत्र भरत का उल्लेख मैंने वायु पुराण में किया के नाम पर इस क्या पड़ा, भारत पड़ा। भारत सबसे इसका उल्लेख देख, तो यानी कि उसके उत्तर था भारत, क्या भारत, क्योंकि विष्णु पुराण यहाँ बात आ रही है, विष्णु पुराण उल्लेख किया गया है दक्षिणम वर्ष तद आदर भटम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमशव दक्षिण वर्षभागम वर्ष तथा नाम भारती यत्र संतति, नाम भारती यत्र संतति, इसका उल्लेख किसमें है, विष्णु पुराण में इस चीज को दिया गया है। आर्यों का देश आर्यावर्त, आर्यों का देश आर्यावर्त, यानी कि बौद्ध काल में देखोगे तो इस क्षेत्र के लिए आप लोगों को पता है जम्बू द्वीप जो था जो क्षेत्र थे उनके लिए मध्य देश। अब मध्य देश में कौन सा था आप लोगों का क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं मध्य देश जो था उसमें आप लोगों का वर्तमान में जो पंजाब है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्व के जो गैर आर्य थे जैसे कि विदेश, ये शब्दों का था और बाद में इसे ब्रह्मवर्त या फिर आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश नाम दे दिया गया, जिससे क्या है हिमालय पर्वत है इनके बीच, क्योंकि विंध्य पर्वत से होगे दक्षिण कृष्णा नदी के विस्तृत क्षेत्र को दक्षिणापथ का नाम दिया गया, जिसमें जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु स्थित था, क्योंकि कालांतर में क्या था कि आर्यावर्त शब्द का प्रयोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इतना क्षेत्र फैला हुआ था वहां के लिए किया जाने लग गया, और उसी से हम कह सकते हैं कि भारत या इंडिया का ये पर्याय बन गया एक तरीके से। हालांकि हिंदुस्तान नाम भी दिया गया, किसके द्वारा, पारसियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। उन्होंने क्या किया, हिंदू नदी को, हिंदू और उस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दे दिया। समझ रहे हो ना, इस तरीके से हमारे इसका नाम करण हुआ। अब इसके बाद ये तो हो रही बात हमारी भारत के नामकरण की, और इतना डिटेल में आप लोगों के लिए सफिशियंट है नामकरण को लेकर। लेकिन अब यहां जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, यहां पे याद रखिएगा, जो भारतवर्ष हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहां टॉपिक डाल दीजिए आप लोग जो है भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे
इस भारतवर्ष का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका क्या इतिहास है, क्या इतिहास है इसका, या भौगोलिक क्षेत्रों की बात, भौगोलिक क्षेत्रों की बात, ठीक है, या जो उनसे रिलेटेड जो अवधारणाएं हैं, मूल अवधारणा, इन सब की बात हम इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डालिए यहाँ पे भारतवर्ष का अर्थ। भारतवर्ष का अर्थ, भारतवर्ष का अर्थ देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे पुराण हुए, कई पुराण हैं, महाकाव्य हैं, और भी काफी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें भारतवर्ष का उल्लेख है, जिनमें क्या है, भारतवर्ष का उल्लेख है। यानी कि ये वो भूमि थी जो जम्बू द्वीप नामक एक बड़ी इकाई की थी। हालांकि जो पुराण हैं वो इस बात का काफी डिटेल में सिद्धांत भी देते हैं कि विश्व का विभाजन कैसे हुआ, और भारतवर्ष ये जम्बू द्वीप का केंद्र था। इसे जो है 7 संकेंद्रित द्वीप कह सकते हो, महाद्वीप कह सकते हो, इनमें सबसे भीतरी माना जाता था इसको, क्योंकि भारतवर्ष कई पुराणों और महाकाव्यों में संपूर्ण जम्बू द्वीप को दिया गया एक नाम। तो अब हम लोग जो बात करेंगे उसी भारतवर्ष के बारे में करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ डालिए भारतवर्ष का अर्थ, और भारतवर्ष का अर्थ डालने के बाद में अब यहाँ बनाइए फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले इसमें, और लिखिए इसमें कि वैदिक शब्द या भारतवर्ष, भारतवर्ष वैदिक शब्द, भारतवर्ष वैदिक शब्द भारत का अनुवाद है, भारत का अनुवाद है, भारत का अनुवाद है, जो भारत की मातृभूमि का प्रतीक है, जो भारत की मातृभूमि का प्रतीक है। इसका प्रतीक है, भारत की मातृभूमि का प्रतीक है। यहां लिख सकते हो कि इस वाक्यांश की शुरुआत, इस वाक्यांश की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखिएगा इस वाक्यांश की जो शुरुआत हुई थी वैदिक युग में हुई थी। इस वाक्यांश की शुरुआत वैदिक युग में हुई थी, वैदिक युग में हुई थी। बाद में इसका विकास महाकाव्य और पौराणिक हुआ। बाद में इसका विकास, बाद में इसका विकास महाकाव्य और के दौरान हुआ। महाकाव्य पौराणिक के दौरान हुआ, पौराणिक युग के दौरान हुआ। अतः अंततः हिंदुस्तान उसी भौगोलिक क्षेत्र को, उसी भौगोलिक क्षेत्र को तो कहा गया।
हिंदुस्तान कहा गया। सेकंड पॉइंट बना के आप लिख सकते हो इसको। ब्रिटिश में जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर आया तो उस टाइम पे इस क्षेत्र का नाम गया नाम लग गया। तो जो प्राचीन जो भरत नाम की जो जनजाति हुआ करती थी, भरत जनों का जो हुआ करता था, उसी के नाम पर देखोगे तो पूरे होल कंट्री की हम लोग बात कर सकते हैं, पूरे देश की बात कर सकते हैं, उसको भारतवर्ष नाम दिया गया था। और जो रहने वाले जो लोग थे भरत कबीले के, जो भरत कबीला था और उसके जो लोग थे, जो भरत कबीला था उसके जो लोग थे रहने वाले, उनको भारत संतति कहा गया था, भारत की संतति कहा गया था। अब क्लियर है बात सभी को? तो यहां सेकंड पॉइंट बना के लिखिए, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में, अब आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाने लगा। भारत के नाम से जाना जाने लगा। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है अब? तथा प्राचीन भरत जनजाति के नाम पर, प्राचीन भरत जनजाति के नाम पर, जनजाति के नाम पर पूरे देश को भारतवर्ष नाम दिया गया था। पूरे देश को भारतवर्ष नाम दिया गया था। भारतवर्ष नाम दिया गया था। और इस जनजाति के सदस्यों को, और भरत जनजाति के सदस्यों को, सदस्यों को भरत संतति के नाम से जाना जाता था। भरत संतति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भरत संतति के नाम से जाना जाता था। थर्ड पॉइंट बनाइए इसमें, हमारे जो देखिए जो पूर्वज हुए, और जैसे कवि थे, लेखक हुए, विचारक हुए, ये पूरे के पूरे राष्ट्र के प्रति कह सकते हैं कि जागरूक थे। उन्होंने दावा किया था कि पहाड़ियों और समुद्र के बीच का क्षेत्र एक ही सार्वभौमिक राजा का था। क्योंकि ब्रह्मांड के जो शास्त्रीय वर्णन हैं, अगर उन शास्त्रीय वर्णनों को उठा के देखोगे तो पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष नाम दिया गया था। हालांकि बाकी के और भी ग्रंथ हैं, उनमें हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया है, जिसका दूसरा नाम आर्यावर्त है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग उठा करके देखोगे तो आर्यावर्त में रहने वाले लोगों का नाम है। यानी कि फाइनली हम लोग कह सकते हैं भारतवर्ष या आर्यावर्त, यहाँ के जो निवासी थे, इनको भारतीय या आर्य कहा जाने लगा। क्योंकि आप लोगों को पता है सिंधु नदी को जो फारसी लोग आए, उनके द्वारा हिंदू कहा गया था। रिजल्ट क्या मिला कि हिंदुस्तान का निर्माण
निर्माण हो गया। तो इंडस के कारण हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से हम लोग जानने लग गए। ठीक है, तो यहां पॉइंट बना के लिखिए थर्ड, हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज कवि कवि हमारे पूर्वज कवि विचारक विचारक और लेखक समग्र या संपूर्ण राष्ट्र के प्रति जागरूक थे। उन्होंने दावा किया था उन्होंने दावा किया था कि पहाड़ियों और समुद्र के बीच पहाड़ियों और समुद्र के बीच समुद्र के बीच का क्षेत्र एक ही सार्वभौमिक राजा का था। सार्वभौमिक राजा का था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा इसमें, जैसा कि मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि ब्रह्मांड के जो शास्त्रीय वर्णन है उनमें संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया। दूसरे ग्रंथों में मैंने बताया कि हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया। इसका दूसरा नाम मैंने बताया कि आर्यावर्त था, क्योंकि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग आर्यावर्त में रहने वाले लोगों का नाम था। ठीक है, और जैसा मैंने बताया था कि भारतवर्ष या फिर आर्यावर्त के जो निवासी थे उनको भारतीय या फिर आर्य कहा जाने लगा। और यह भी बताया मैंने कि सिंधु नदी को जो फारसी लोग थे उन फारसी लोगों के द्वारा क्या कहा गया, हिंदू कहा गया, और जिससे नाम परिवर्तित हुआ क्या, हिंदुस्तान। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस नाम दिया गया, जिसके कारण हिंदुस्तान को नाम दे दिया गया किसका, इंडिया। इसका नाम दे दिया गया, इंडिया का नाम दे दिया गया। ठीक है ना, इंडिया का नाम दे दिया गया। अब मुझे बताइए कि यहां तक सबका क्लियर हुआ और नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है सभी का? भाई सबका क्लियर है यहां तक? चलिए आगे टॉपिक डालिए। ये तो थोड़ी सी बात थी हम लोगों की किसकी, कि भारतवर्ष का अर्थ क्या है। ठीक है, आगे टॉपिक डालिए। भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र, भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र, भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र या हम लोग कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ भारतवर्ष, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ भारतवर्ष। डालिए जल्दी से, भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्र।
और इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, इसके हम लोग भौगोलिक क्षेत्र की बात जब कर रहे हैं तो याद रखिएगा जो भारतवर्ष था, ये भारतवर्ष उत्तर दक्षिण में देखोगे, लैंग्वेज बनाते चलिएगा अपने आप खुद से कि जो भारतवर्ष था उत्तर दक्षिण में देखोगे तो कहां तक, उत्तर दक्षिण में याद रखना हिमालय से लेकर के, हिमालय से लेकर के कहां तक फैला हुआ था ये, केप कोमोरन तक। केप कोमोरिन तक फैला हुआ था। केप कोमोरिन तक फैला हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, इतना लिख दीजिए बना के इसमें जो है कि भारतवर्ष उत्तर दक्षिण में हिमालय से लेकर के केप कोमोरिन तक फैला हुआ था और भारतवर्ष एक विशाल और समृद्ध भौगोलिक क्षेत्र है जो कि एशिया महाद्वीप पर स्थित है। भारतवर्ष क्या है, एक विशाल, एक विशाल और समृद्ध देश, या क्या है, समृद्ध भूगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध भूगोलिक क्षेत्र है जो कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका कुल क्षेत्रफल इसी में लिख सकते हो, इसी में पॉइंट मत बनाइएगा, इसी में थ्योरी बना के लिख दीजिए कि इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर के लगभग 3.29 करोड़ किलोमीटर वर्ग, करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जिससे ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिससे ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे लिख दीजिए कि भारतवर्ष का भूगोल काफी या अत्यंत विविध और मतलब कि रिच है, जिसमें समुद्र, पहाड़, नदियां और कान पर्वतियां, इन सब का मिश्रण है। इसकी जो मुख्य भूमि है भारतवर्ष की, या इसकी जो मुख्य भूमि रूपरेखा है, वो पश्चिम में देखोगे तो बलूचिस्तान से लेकर के और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। उत्तर में आ जाओगे तो हिमालय और दक्षिण में आ जाओगे तो हिंद सागर से लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि हिंद सागर इसे समृद्ध करता है। और आप लोग ये भी जानते हो कि भारतवर्ष की जो मुख्य नदियां हैं वो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, ठीक है ना, ये सभी। और यहाँ के जो उच्च स्तरीय जो भूखंड हैं उनमें आपका हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा और पूर्वी घाट, ये सब मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से कायम करते हैं। और भारतवर्ष का जो वायुमंडल है वो भी विविधता से भरा हुआ है, जिसमें अलग अलग हम लोग कह सकते हैं विभिन्न जलवायु है और विभिन्न मौसम भी इसमें स्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ की जो वन्य जीव संपत्ति है, वन्य जीव संपत्ति कह सकते हो, समृद्धि कह सकते हो, विविधता कह सकते हो, वो भी एक तरीके से फिजिकली देखोगे, भौतिक दृष्टि से देखोगे तो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतवर्ष जो है अपने भौगोलिक स्थिति, समृद्धि
और विविधता के कारण हम लोग कह सकते हैं कि एक अद्वितीय रूप से बना हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो सब देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की। अब हम लोग बात करें कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है। भारतवर्ष की अवधारणा क्या है? यानी कि कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। देखो, भारतवर्ष की जो अवधारणा है वो क्या थी? हम लोग कह सकते हैं कि एक मध्य क्षेत्र और चार प्रमुख दिशाओं से बना था ये भारतवर्ष जो है, क्योंकि प्रत्येक में देखोगे तो अलग अलग जनपद स्थित थे और अलग अलग मानव समूह जो थे उन्होंने अपनी पहचान जो है भारतवर्ष के बजाय अपने अपने किस्से की जनपदों से की। कोई मगध है, कौशल कह लीजिए, द्रविड़ है, कोंकण है, अवंती है, यानी कि इन सब जनपदों से होने का दावा कर सकते थे वो व्यक्ति, लेकिन कोई भी भारतवर्ष से होने का तर्क नहीं दे सकता बिल्कुल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जनपदों के बिना भारतवर्ष का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि जो प्रारंभिक स्रोत हैं वो लगातार छापे या उनके जो हानिकारक जो सामाजिक राजनीतिक जो प्रभाव है उनका संदर्भ देते हैं, और उस चीज से इस चीज का भी आभास होता है। उस चीज से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के सिद्धांत में सीमा या सीमा की धारणा वो एब्सेंट है, वो अनुपस्थित है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जब इसको हम लोग गहन अध्ययन करते हैं इस चीज का, तो हमें कभी कभी आभास भी होता है कि आक्रमणकारी जो आक्रमणकारी थे वो भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि भारतीय समाज में देखोगे तो काफी गंभीर सामाजिक मुद्दों में योगदान देने वाले प्रमुख कारक भी थे। लेकिन इस बात से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि आरंभिक भारतीय स्वयं को जो है किस प्रकार समझते थे, या भारतवर्ष या फिर उनके समाज के बारे में उनकी अलग अलग क्या धारणाएं थी। तो ये एक विवाद का विषय है भारतवर्ष की अवधारणा जो है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद आप लोग डालिए टॉपिक कि पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भारतवर्ष का इतिहास क्या था। पौराणिक और पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में वैदिक ग्रंथों में भारतवर्ष का इतिहास। यानी कि भारतवर्ष हिस्ट्री इन पौराणिक एंड वैदिक टेक्स्ट। और आप लोग जानते हो कि पौराणिक और वैदिक ग्रंथों की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि काफी पुराण हैं और अनेक पुराणों के अनुसार देखोगे तो भारतवर्ष जो भूमि है या भारतवर्ष भूमि का एक टुकड़ा था। यानी कि आप लोगों को पता है कि जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू द्वीप नाम की जो एक बड़ी इकाई थी उसका एक घटक है ये भारतवर्ष जो है, क्योंकि महाद्वीप पर देखोगे तो भारतवर्ष या एप्पल ट्री द्वीप। एप्पल ट्री द्वीप का मतलब क्या है? तो मैंने बोला एप्पल ट्री द्वीप, इसका मतलब है जेम्बो से यूजेनिया। जेम्बो से यूजेनिया। और ये भी ध्यान रखना, 6
अलग समान गोलाकार महाद्वीप जो मेरू पर्वत के चारों ओर कह सकते हैं कि संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित हैं। धुरी मुंडी या मेरू या प्रसिद्ध तारे के नीचे स्थित है और जम्बू द्वीप को ये सब कवर करती हैं, ढकती हैं। क्योंकि भारतवर्ष महाकाव्य और कुछ पुराणों में देखोगे तो संपूर्ण जम्बू द्वीप को दिया गया नाम है ये। क्योंकि विष्णु पुराण में इस बात को कहा गया है, अभी बताया था कि समुद्र के दक्षिण और बर्फ से ढके पहाड़ों के उत्तर में स्थित क्षेत्र के भूभाग को भारत के नाम से हम लोग जानते हैं, भारतवर्ष नाम दिया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां भारत के पूर्वज रहते थे। और आप लोग ये भी जानते हो बड़े अच्छे तरीके से कि बड़े राष्ट्र जो होते हैं उनको उनकी आबादी और जो नस्ल होती है उनके नाम पर बुलाया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जो वैदिक आर्य जाति थी जिसे भरत के नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक शक्ति में सबसे आगे रहने के लिए प्रसिद्ध है वो चीज। ये कहा जा सकता है कि भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ भारतवर्ष इसी जाति से हुई, आर्य जाति से। ऋग्वेद और विशेष रूप से भरत ऋषि विश्वामित्र के मंडल 3 में देखोगे तो भरतों का उल्लेख है, यानी कि वो उन्हें एक सम्मानित और प्राचीन जनजाति के रूप में वर्णित करता है। क्योंकि इनका उल्लेख जो प्राचीन साहित्य है इनमें भी देखने को मिलता है। मंडला 7 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 राजाओं का युद्ध जो भरतों के द्वारा जीता गया था। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका संबंध कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण वो भी इस चीज का दावा करता है कि भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे, राजा थे, शासक थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को हटा दिया था। उन्होंने चारों दिशाओं में जो विशाल भूमि फैली हुई थी उसको जीत लिया था। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है इस चीज को। मैत्रेय पुराण को उठा के देखिए, उसमें भी एक श्लोक दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतवर्ष जो है मनु के द्वारा शासित भूमि का नाम था। मनु कौन थे? तो मनु मानव जाति के प्रवर्तक थे। हिंदू परंपरा में देखोगे तो भारत के 3 प्रतिनिधित्व हैं और प्रत्येक प्रतिनिधित्व पहले 3 युगों या युगों में से प्रत्येक के लिए है। उन्हें सनातन धर्म के शिखर पर कह सकते हैं कि उसके सभ्यतागत आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। यानी कि एक कंक्लूजन की बात करें, एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि जैन धर्म और भगवतों के अकॉर्डिंग भरत ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम था। और दोनों धर्मों ने अपनी, या कह सकते हैं दोनों धर्मों ने उनकी जो गुणी व्यक्ति या जो प्रसिद्ध तपस्वी थी उनके रूप में प्रशंसा की। और भारतवर्ष भारत शब्द से बना एक नाम बना दिया। आप लोगों से पूछा जाए कि भारतवर्ष का उल्लेख कहां मिलता है तो आप लोग कह सकते हो कि जो हाथी गुफा अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए कि भारत के स्थान पर इंडिया शब्द का चयन किसने किया, तो आप लोगों को पता है कि भारतीय सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के करीब उभरी थी, इसलिए हमारे देश को भारत शब्द दिया गया। ऋग्वेद में भारतवर्ष के लिए यानी कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए भारतवर्ष का प्रयोग किया गया था। भरत जनजाति कहां से आई थी? तो भरत के नाम से जानी जाने वाली एक आदिम वैदिक जनजाति थी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रहती थी। इस तरीके से जो भारत का या भारतवर्ष का जो इतिहास है पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में वो इस तरीके से है। अब यहां तक सबका क्लियर हुआ और नहीं हुआ, पहले तो मुझे ये बताइए।
यहां तक सभी का क्लियर? यहां तक सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है भैया यहां तक? देखो मैंने इसलिए नहीं लिखवाया आप लोगों को, आप लोग खुद से इस लैंग्वेज को बनाइएगा। आप लोगों को रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग थ्योरी बनाइए खुद से, ठीक है ना? तो आप लोगों को थ्योरी जो है इसमें खुद से बनानी है थोड़ी। बाकी नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन खुद से लिखने का प्रयास करना, खुद की लैंग्वेज में। अब इसके बाद टॉपिक डालिए भारत का प्रारंभिक अतीत और पुरातात्विक स्रोत। भैया और बाकी सभी लोगों का क्लियर हो गया जितने भी जुड़े हुए हैं? प्रारंभिक अतीत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, भारत का प्रारंभिक अतीत और पुरातात्विक स्रोत। तो आप लोग जानते हो कि भारतीय पुरातत्व का इतिहास, भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का प्रारंभ यूरोपियों ने किया। आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया, जो एशियाई क्षेत्र थे उनके पुरावशेष जो थे, जो कला थी, जो विज्ञान था, जो साहित्य था, उनमें अनुसंधान करने के लिए जो है 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी 1784 को जो है आप लोगों को सबको पता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कहां? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहां हुई? कलकत्ता में हुई। या कलकत्ता में की किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। और 1804 में मुंबई में। ठीक है, और याद रखना 1823 ईस्वी में कहां पर? लंदन में। ये दोनों क्या थी? ये दोनों ब्रांच थी, शाखाएं थी। ब्रांच किसकी थी? इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और जो संस्था थी, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्था ने जो है याद रखना एक पत्रिका भी प्रकाशित की। और जो पत्रिका प्रकाशित की उसका नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्चेज। ठीक है, एशियाटिक इस संस्था ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक पत्रिका जारी की जिसका नाम था एशियाटिक रिसचेंज। एशियाटिक रिसचेंज नाम की पत्रिका जारी की। और इसी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा
पहली पुस्तक कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम 1789, जो कि अनुदित की गई थी इसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो पहली पुस्तक अनुदित की गई थी वो कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम 1789 ईस्वी में। और ये भी याद रखना, ब्रिटेन के प्रसिद्ध अंग्रेज प्राच्यविद कह सकते हो, विधि शास्त्री कह सकते हो उनको, जो है इब्रानी, फारसी, अरबी, चीनी, जर्मन, इतालवी, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, संस्कृत, यानी कि जो भाषाएं थी इन सबके ज्ञाता के रूप में ये बहुभाषाविद भी थे, पॉलीग्लोट थे। कौन? सर विलियम जोन्स। और याद भी रखना, सबसे पहले जो है विलियम जोन्स जो थे उन्होंने यूनानी शब्द जो था सेंड्रोकोर्स और पॉलीब्रोथा, सेंड्रोकोर्स और जो पालीब्रोथा जो शब्द था इसका समीकरण संस्कृत के चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र शब्दों से किया था। और ये भी याद रखिएगा, जो संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापकों में से एक वो भी थे आप लोगों के चार्ल्स विल्किंस, जो अंग्रेज भारतविद थे। उन्होंने भगवद गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने अनुवाद किया था काय में? अंग्रेजी में। किसका किया था? भगवद गीता और हितोपदेश का। दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। यानी कि चार्ल्स विल्किंसन ने जो है गुप्त और जो कुटिल लिपियां थी इनको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया, और सबसे पहले कन्हेरी और जो एलिफेंटा की जो गुफाएं थी उनका इन्होंने विवरण दिया। और याद रखने योग्य बात है कि इन्होंने जो है पंचानन कर्माकर के साथ मिलकर के पहला टाइप फेस विकसित किया, और 1800 ईस्वी में बुकानन ने जो है मैसूर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण भी करवा दिया। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जो थे जेम्स प्रिंसेप, जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसके सचिव कौन थे? जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसके सचिव थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ब्रैकेट में टाइम पीरियड डाल दीजिएगा, 1799 से लेकर के 1840। तो जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने क्या किया, 1837 ईस्वी में जो है 1837 में जो है सबसे पहले जो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि थी इसकी व्याख्या की, और जो अशोक के अभिलेख थे इनको पढ़ने में सफलता भी प्राप्त की थी। एक विद्वान थे जॉर्ज टर्नर, जॉर्ज टर्नर, और जॉर्ज टर्नर ने जो है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी, इसका जो समीकरण था इसका मौर्य सम्राट अशोक के साथ किया। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसके बारे में करेंगे हम लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम, सबको पता है कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध था और भारतीय पुरातत्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल।
यानी कि इसी काल में जो है पुरावशेष संग्रह, यानी कि एंटीक्वेरियम, यानी कि जो पुरातात्विक खोजें थी, इनको एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में पुरातत्व कह सकते हैं कि एक अलग विषय के रूप में उभर करके आया। और पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना के साथ ही जो पुरातात्विक खोजबीन थी उसको एक सुदृढ़ सांगठनिक आधार मिल गया, क्योंकि 1860 के दशक से लेकर के 1880 के दशकों के बीच देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम का टाइम पीरियड डाल दीजिए 1814 से लेकर के 1893, तो इनका प्रभाव इतना प्रबल था कि इन दशकों को जो है कनिंघम काल नाम दे दिया गया। इनका जो जन्म हुआ था अलेक्जेंडर का कनिंघम का, ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में कब हुआ था? 1814 में। ठीक है। कालांतर में देखोगे तो भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। और ये भी ध्यान रखना, इन 1831 1831 में इनकी नियुक्ति जो है बंगाल के रॉयल इंजीनियर के रूप में हुई। बंगाल के रॉयल इंजीनियर के रूप में हुई। इन्होंने भारत विद्या यानी कि जो इंडोलॉजी है उसके विख्यात चोदक जेम्स प्रिंसेप की जो प्राचीन सिक्कों के लेख थे, जो अशोक के अभिलेख थे, इनको पढ़ने में काफी सहायता प्रदान की। क्योंकि मेजर किट्टो को भी देखा जाए तो अशोक के भाब्रू लेख की खोज और उसे कलकत्ता पहुंचाने में सहायता प्रदान की थी। और आप लोग ये भी जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, वायसराय जो हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की स्थापना हुई। कनिंघम इसके पहले पुरातत्व निरीक्षक जो कि 1861 से लेकर के 1865 ईस्वी तक बनाए गए थे। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान देखोगे तो उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया और उत्तरी काल के अलग अलग भागों में लगभग लगभग 166 166 स्थल थे, उनका विवरण दर्ज किया। उन्होंने उत्खननों के माध्यम से देखोगे तक्षशिला है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, रामग्राम है, यानी बहुत सारे प्राचीन शहरों की खोज की। और याद रखना सन 1871 1871 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इनको पहला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। एएसआई का इनको डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नियुक्त किया गया। और इन वर्षों के दौरान उन्होंने बहुत से स्थलों की खोज की। मथुरा है, भीटा है, बोध गया है, राजगीर है, तख्ते बही है, शहरे बहलोल है, या मनिक्याला है, हड़प्पा है, फरहुत है, बेसनगर है, सांची है, सहेत महेत है, सहेत महेत कहते हैं श्रावस्ती को, तक्षशिला है, खजुराहो है, यानी काफी महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने उत्खनन का कार्य किया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो थी उसके 23 खंड महानिदेशक के रूप में देखोगे तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की जो राजधानियां हुआ करती थी दिल्ली और आगरा, इनका सर्वेक्षण किया। 1872 ईस्वी में
राजपूताना, बुंदेलखंड, मथुरा, बोध गया, गौड़, इन सब का भ्रमण किया। क्योंकि जो कनिंगम थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, इनका ऐसा मानना था कि जिस प्रकार पिलिनी जो था, पिलिनी ने सिकंदर के पद चिन्हों पर चल करके उसकी रचना की, उसी प्रकार में जो है चीनी यात्री जो हुएनसांग हुआ करता था, उसके पद चिन्हों पर चल करके अपनी रचना की उसी प्रकार, ठीक है ना, यानी कि हुएनसांग के पद चिन्हों का अनुसरण करके कार्य करूंगा, जैसे कि पिलिनी ने किया था सिकंदर के साथ। तो तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिछत्र, बैराट, संकिसा यानी कि प्राचीनतम नगर थे, और इनके अवशेष प्राप्त करने वाले यही पहले व्यक्ति थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। और आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलीबियस। पॉलीबियस, टाइम डालिए 144 ईसा पूर्व। यानी पॉलीबियस जो थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे जिसमें भारतवर्ष विषय का महत्वपूर्ण विवरण है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है तो विलुप्त हो गया है। यानी कि यूनानी विद्वान कुछ समय के लिए भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आए थे। वहां की जो भौगोलिक, जो सामाजिक स्थिति थी, उसकी गहन जानकारी इसने अपने वृत्तांतों में लिखी थी, जिसकी पुष्टि परवर्ती यूनानी लेखक करते हैं। जैसे डियोडोरस था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, उसकी पुस्तक है बिब्लियोथेका। क्या थे उस पुस्तक का नाम? बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, इसमें जिक्र किया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व के इतिहास पर पूरा ध्यान केंद्रित था इनका, जिसका आरंभ जो है यूरोपीय विद्वानों के द्वारा किया गया था। और सर विलियम जोन्स की, या सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में 1784 में कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो स्थित हुआ, उसके माध्यम से स्टार्ट हुआ कार्य, जिसने भारतीय पुरातत्व, कला, विज्ञान और साहित्य में अनुसंधान की शुरुआत की। और सर विलियम जोन्स और उनके जो साथी थे विद्वानों ने क्या किया, अपनी अपनी भारतीय भाषाओं, संस्कृत है या उनका इतिहास जो है उनका अध्ययन किया, और एशियाटिक सोसाइटी ने जो है एशियाटिक रिस्टेन पत्रिका जो थी, जो मैगजीन थी, उसके माध्यम से उनके अनुसंधानों को प्रस्तुत किया बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से विवरण उनका दिए। तो ये था आप लोगों का बेसिक वाला पार्ट पूरे भारत का। यानी कि जो हम लोगों ने चैप्टर का नाम रखा था आप लोगों का कि भारतवर्ष का सामान्य परिचय, और जो इसकी नामकरण की बात थी, जो इसकी मूल अवधारणाएं थी, वो सब कंप्लीट हुई। यानी कि जो बेसिक बेसिक वाली बातें थी आप लोगों की आज फाइनल हो। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक सबका क्लियर है? यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ भैया, लेक्चर डाला जाएगा इसका जो है। सबका क्लियर? सबका क्लियर है ना? सबका क्लियर है?
ठीक है। तो नोट्स आप लोगों को इसको खुद से बनाने, थोड़ा सा इसमें जो है पहले चैप्टर में बेसिक में, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, कल तक अपडेट कर देंगे। अब कल से आप लोगों की सेकंड चैप्टर की स्टार्ट होगी, ठीक है। सेकंड चैप्टर की कल से स्टार्टिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। और कल से ही क्वालिटी भी स्टार्ट कर दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आज की बेसिक क्लास यहाँ पर खत्म होती है बिल्कुल। चलिए, सभी को गुड नाइट, राधे राधे। कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी सबकी होगी भैया स्टार्ट।